Dear students, in this lecture we have to discuss about the radius of gyration of a body. यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन हम कैसे फाइंड करते हैं. नाउ यू नो अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कोई भी बॉडी है, रिजिड बॉडी है और वह किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो हम फाइंड कर सकते हैं. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का जो फार्मूला होता है डिफरेंट बॉडीज़ के लिए, अगर कोई रिजिड बॉडी है और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करेंगे. यू नो दैट इफ देयर इज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू r स्क्वायर dm. ये आप ऐसे मालूम करते हैं. ओके जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए और उस डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं और उस मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है और इसका डिस्टेंस r है, मास m है, तो कितना हो जाएगा mr स्क्वायर. इस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, रिंग है और डिस्क है और स्फीयर है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है जो पहले लेक्चर्स में डिराइव किए गए हैं. लेकिन रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ जायरेशन एक डिस्टेंस होता है. रेडियस ऑफ जायरेशन इज ए डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ए पॉइंट एट विच द बॉडी पासेस सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज ए होल बॉडी. मतलब कि यह एक बॉडी है. ओके यह बॉडी किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट कर लिया. कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अब इसी का हम रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट किया 20 kg मीटर स्क्वायर. कितना कैलकुलेट किया? 20 kg मीटर स्क्वायर. अब हमें क्या करना है, ये जो होल बॉडी का मास, मान लीजिए इस बॉडी का मास है m, इस होल बॉडी का, जिसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है I. अब इस होल बॉडी का मास है कैपिटल M. इतने ही मास का हम एक पॉइंट पर ये पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट कर देंगे. पूरे मास को, सपोज कीजिए कि ये पूरा का पूरा मास इस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट हो गया, इस पॉइंट के ऊपर हमने रख दिया है ये पूरा का पूरा मास. अब हम क्या करेंगे, किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस मास को रोटेट करेंगे. यह पॉइंट किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करेगा. ओके जब ये रोटेट करेगा तो इसका मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ होगा. और कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मास ऑफ दिस बॉडी दैट इज m और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मान लीजिए कि यह डिस्टेंस आपका r1 आया. ये डिस्टेंस आपका कितना है? r1. तो mr1 स्क्वायर, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया. लेकिन आपको क्या करना है, इस पॉइंट मास को डिफरेंट डिस्टेंसेस पर हमें चेक करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने रखा और रोटेट किया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? 30 kg मीटर स्क्वायर. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है. अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट पे रखेंगे. यहाँ पे ला के रखा, यहाँ पे जैसे ला के रखा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 25 kg मीटर स्क्वायर. फिर भी इससे ज़्यादा है. अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट किया, अगर यहाँ पे रखा तो ऐसे रोटेट करेगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 20 kg मीटर स्क्वायर. मतलब कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम हो गया. तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को जितने डिस्टेंस पे रखने के बाद बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही मिलता है जितना पहले था.
तो ऐसे डिस्टेंस को ही हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहेंगे। तो ये हमारा जो डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा। जिसे मान लीजिए अगर डिस्टेंस हमने फिर से थोड़ा कम कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। इसलिए एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू दैट पॉइंट। तो ये डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो रेडियस ऑफ जायरेशन हो गया। इसलिए हुआ कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिला वो उतना ही मिला जितना पहले बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, लेकिन अब डिस्टेंस हमने कम कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। तो इसलिए रेडियस ऑफ जायरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से वह डिस्टेंस है जहाँ पे हम बॉडी के होल मास को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करके रोटेट करते हैं। तो लिसन, व्हाट इज द डेफिनेशन? रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एट ए पॉइंट एट विच whole mass of the body can be supposed to be concentrated so as the body possesses same moment of inertia as a whole body। बात समझ में आई होगी? फिर से एक बार देख लीजिए, यह एक रिजिड बॉडी है, यह बॉडी किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए दिया, कुछ भी होगा, जैसे मान लीजिए आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब इतने ही मास का पूरे होल बॉडी के मास को हम किसी पॉइंट पे रख दिए और अब इस मास को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हम डिस्टेंस को एडजस्ट करते जाएंगे। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे कम मिलता है तो हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे और ज़्यादा मिलता है तो डिस्टेंस को कम करते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा जितना इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। तो ऐसे सिचुएशन में वह डिस्टेंस जहाँ पे सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिला था उस डिस्टेंस को ही हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहेंगे। तो रेडियस ऑफ जायरेशन इज ए डिस्टेंस और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर होगा, इसलिए कि ये डिस्टेंस है। और डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन होगा m का पावर 0 होगा, l का पावर 1 होगा और t का पावर 0 होगा, इसलिए कि मास तो इसमें है नहीं, ये डिस्टेंस है। तो l का पावर 1 होगा, t का पावर 0 होगा और m का पावर 0 होगा। ओके, अब रेडियस ऑफ जायरेशन देता क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन किस बात का इंफॉर्मेशन देता है? यह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस जो रहते हैं, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लार्जर द वैल्यू ऑफ के फर्दर द मास फ्रॉम द एक्सिस। के की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वह एक्सिस से दूर है, ये बताता है। के की वैल्यू कम है, मतलब कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सिस के क्लोजर ज़्यादा है। इसके लिए मैं एग्जांपल भी देता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ जायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच क्या रिलेशन लिखा जा सकता है? I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, एंड देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल टू I अपॉन m एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू अंडर रूट I अपॉन m। मतलब कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको मालूम है तो उसको मास से डिवाइड कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वही उस बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन होगा। अभी हम दो तरह के ऑब्जेक्ट लेंगे, एक रिंग लेंगे और दूसरा डिस्क लेंगे, और फिर ये देखेंगे कि रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्क के केस में ज़्यादा मिलेगा या फिर रिंग के केस में ज़्यादा मिलेगा। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट हमने लिया है, एक लिया है रिंग और दूसरा लिया है डिस्क। रिंग का मास भी m है और डिस्क का भी मास m है। रिंग का रेडियस r है और डिस्क का भी रेडियस r है। ओके, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IR है, IR मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ID। ID मीन्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ द डिस्क। और रेडियस ऑफ जायरेशन रिंग का के आर है और डिस्क का रेडियस ऑफ जायरेशन के डी है। तो हम कंपेयर करेंगे कि रेडियस ऑफ जायरेशन के बीच क्या रिलेशन होगा। तो हम दोनों बॉडीज़ का रिस्पेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे यहाँ पे। यू नो दैट अगर बॉडी कोई रिंग है, रिंग के फॉर्म में है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ द रिंग एंड आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। और अगर डिस्क के फॉर्म में है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। और यहाँ पे ये कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। मतलब दोनों ही जो एक्सिस है रिंग के केस में और डिस्क के केस में वो दोनों परपेंडिकुलर टू प्लेन है और सेंटर से पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा हुआ है 1/2 mr² होता है। ओके, अब इसके बाद से हम फाइंड करेंगे कि रेडियस ऑफ जायरेशन में के केस में क्या होगा, कौन सा रेडियस ऑफ जायरेशन ज़्यादा होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन इन केस ऑफ डिस्क और इन केस ऑफ रिंग। यू नो दैट एक जनरल फार्मूला हमने लिखा था, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो रिंग के लिए आई आर लिख देते हैं और मास तो रिंग का जितना है उतना डिस्क का है, तो यहाँ के आर लिख देंगे। ओके, और इसके लिए हम लिखेंगे आई डी इज इक्वल टू एम के डी स्क्वायर। तो अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को हम कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा मिल जाएगा एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया। ओके, तो के आर इज इक्वल टू आर, तो यहाँ रेडियस ऑफ जायरेशन उतना ही मिल गया, के आर इज इक्वल टू आर। अब यहाँ देखते हैं तो यू कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो देयरफॉर एम के डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर। ओके, तो एम से एम यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, हमको के डी फाइंड करना है। तो देयरफॉर के डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2। ओके, तो देयरफॉर के डी कितना मिलेगा, के डी इज इक्वल टू आर बाई √2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि के डी ज़्यादा है या के आर ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है, के आर ज़्यादा है, के डी कम है, इसलिए कि यहाँ आर को √2 से हमने डिवाइड कर दिया, आर को √2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ आर को हमने नहीं डिवाइड किया है। तो ज़्यादा कौन सा होगा, के आर ज़्यादा होगा। तो देयरफॉर के आर विल बी ग्रेटर देन के डी, मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क विल बी लेस देन द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द रिंग, इवन द masses ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज सेम एंड रेडियस इज आल्सो सेम। इसको ऐसे आप थिंक कर सकते हैं कॉमनली, ये रिंग है, ये मैं इसको डायग्राम निकाल रहा हूँ ऐसे, देखिए ये रिंग है, ये रिंग है। रिंग का मतलब कि ये अंदर से खाली, ये सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट इसका 2 डायमेंशनल फॉर्म में मिलेगा, ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पे टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस है वह इस सरकमफरेंस पर है, जिसे हम इसको बोल सकते हैं जैसे सर्कल का सरकमफरेंस होता है वैसे रिंग होता है। तो पूरे मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है। जबकि यही चीज़ जब आप डिस्क के बारे में कहोगे तो डिस्क में ऐसे पूरा भरा हुआ रहता है, पूरा भरा हुआ, और ये थिन यूनिफॉर्म डिस्क है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ये बाउंड्री पे नहीं होगा, ये इनसाइड होगा, इधर होगा, इसलिए कि कुछ मासेस इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर भी है, तो ये इनसाइड में होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसी को हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहेंगे, जहाँ होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो ऐसे केस में डिस्क के लिए जो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा वह रिंग से कम होगा, जबकि रिंग और डिस्क दोनों ही के मासेस सेम है और रेडियस भी सेम है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पैरेलल एक्सिस से कैसे फाइंड करते हैं।
तो देयरफॉर वी टॉक अबाउट द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. नाउ दिस इज ए रिजिड बॉडी और इस रिजिड बॉडी का मास है कैपिटल M. इस रिजिड बॉडी का मास कितना है? कैपिटल M. अब यहाँ पे आप दो पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट है O और एक पॉइंट है C. C कौन सा पॉइंट है? C इज द सेंटर ऑफ मास. तो द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज दिस एक्सिस. यह एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करती है और ये दूसरा एक्सिस जो है वह किसी पॉइंट O से पास करता है. ये पॉइंट O सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस पे है और लेकिन कंडीशन क्या है, ये दोनों ही एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. अब थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू sum of the moment of inertia about an axis passing through its center of mass and product of the mass of the body and square of the perpendicular distance between the parallel axes. This is the statement of this theorem. तो स्टेटमेंट तो हमने दे दिया. अब थोड़ा इसको और आप समझिए कि यह थ्योरम हम कैसे अप्लाई करते हैं. यह एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी में हमने दो एक्सिस कंसिडर किया है. एक तो सेंटर ऑफ मास है. सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? C पॉइंट पे है. तो C पॉइंट से जो एक्सिस पास करेगा उसको हम कहेंगे एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. और इसके अलावा कहीं पे भी एक हम पॉइंट ले लेंगे, कहीं पे भी बॉडी में एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा उसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट O. बट बोथ द एक्सिस शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. ऐसा नहीं है कि आप ऐसा एक्सिस लेके थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा एक्सिस ले लेंगे अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा. आप जब भी इस एक्सिस को लेंगे तो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, बॉडी में पॉइंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन यह एक्सिस और ये एक्सिस दोनों पैरेलल होनी चाहिए. इसका फ़ायदा क्या है कि अगर हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, बॉडी का मास भी मालूम है, तो एक पैरेलल एक्सिस ड्रा करेंगे और उस पैरेलल एक्सिस, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे और इससे हम डायरेक्टली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो ये तो रहा स्टेटमेंट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास and product of the mass of the body and square of the perpendicular distance between the both the axes. तो this is the statement of theorem of parallel axis. अब इसके बाद से इस थ्योरम का हम प्रूफ देंगे. इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो नाउ लेट्स सी हियर. मास ऑफ द बॉडी कितना है? M है. ओके, अब आप यहाँ पे किसी भी बॉडी का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करते हैं तो हम एक स्मॉल पार्टिकल एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल है. मास का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट नहीं है. तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं. तो यहाँ हमने कंसिडर कर लिया स्मॉल पार्टिकल. स्मॉल पार्टिकल क्या है? स्मॉल पार्टिकल का मास है dm. ओके, और यह पार्टिकल है D पॉइंट पर, इसलिए कि C पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे D पॉइंट. D पॉइंट पर स्मॉल पार्टिकल जिसका मास m है उसको हमने कंसिडर कर लिया. अब इस लाइन को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे और ठीक इसके ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे और यह परपेंडिकुलर जहाँ कट करेगा इसको हमने कह दिया दिस इज पॉइंट N. ओके, अब इस पॉइंट O को पॉइंट D से ज्वाइंट कर देंगे. ज्वाइंट कर दिया. अब इस पॉइंट C को पॉइंट D से भी ज्वाइंट कर देंगे. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए. एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ODN और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया CDN. अब यहाँ पे हम इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए इन्हीं राइट एंगल ट्रायंगल्स का यूज करेंगे. तो कैसे करेंगे? देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस क्या हो गया? IO. इस एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा? IO मिलेगा. लेकिन अगर इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है, जो एक्सिस
सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा कितना मिलेगा, IC मिलेगा। तो अभी मैं IO की बात कर रहा हूँ, तो IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन हम यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, इसलिए कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस जो है वो कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हम इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे। O के अबाउट फाइंड कर रहे हैं, इससे ये स्मॉल पार्टिकल जो हमने एज्यूम किया उसका डिस्टेंस कितना है, OD है, तो देयरफॉर OD स्क्वायर इंटू DM, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और C पॉइंट के अबाउट दैट इज ए सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ इस C पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, CD है, तो देयरफॉर CD स्क्वायर DM। ओके, तो नाउ लेट अस राइट हियर OD स्क्वायर कितना मिलने वाला है, OD स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यूज करेंगे, OD स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दैट इज DN स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू ON ये पूरा डिस्टेंस है, इसके दो पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं, एक है OC और दूसरा है CN, तो देयरफॉर यू कैन राइट OC प्लस CN होल स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ A प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, OC प्लस CN होल स्क्वायर, दिस विल बी OC स्क्वायर प्लस 2 इंटू OC इंटू CN, ओके, और प्लस CN स्क्वायर और प्लस DN स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये DN है और ये CN है, तो CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर, CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो यूजिंग दिस रिलेशन, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2 इंटू OC इंटू CN प्लस CD स्क्वायर। ओके, अब यही चीज मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, सेम चीज मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ OC स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट में ले लेता, OC स्क्वायर प्लस 2 इंटू OC इंटू CN प्लस CD स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लिया मैंने, और DM इंटू DM, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया और कुछ भी नहीं किया। Now therefore this is equal to integral of OC स्क्वायर, ये ब्रैकेट को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो यहाँ DM आ जाएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 OC CN इंटू DM आ जाएगा, और प्लस इंटीग्रल ऑफ CD स्क्वायर DM आएगा। ओके, CD स्क्वायर DM। नाउ OC, ये OC कितना है, H के बराबर है, तो देयरफॉर यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ H स्क्वायर DM प्लस 2 बाहर हो जाएगा, इसलिए कांस्टेंट है, इंटीग्रेट नहीं होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और ये जो OC है ये पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा, इसलिए इसको भी हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रल ऑफ CN DM प्लस, अब ये टर्म आ जाएगा
सी डी स्क्वायर डी एम। इससे पहले ही मैंने लिखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, मतलब आई सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। आई सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। वो कितना है, सी डी स्क्वायर है। ओके, सी डी स्क्वायर डी एम। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, दैट इज आई सी। ओके, और सी एन क्या है, सी एन जो है वह डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे आपने सेंटर ऑफ मास को कहाँ पे लिया है, सेंटर ऑफ मास को ले लिया है पॉइंट सी के ऊपर। पॉइंट सी के ऊपर क्या लिया है, सेंटर ऑफ मास। तो एनी डिस्टेंस इज symmetric about the center of mass because whole mass of the body can be supposed to be concentrated, so therefore this will be 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, यहाँ भी h बाहर हो जाएगा तो h स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ डी एम, ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, प्लस आई सी। ये 0 इसलिए हुआ कि सेंटर ऑफ मास यहाँ सी पे है और पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है, तो मासेस जो भी हम यहाँ पे लेंगे तो बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा। और डीएम, इंटीग्रल ऑफ डीएम का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ डीएम, यहाँ पे पूरे बॉडी में बहुत सारे स्मॉल मासेस हैं, तो एक को हमने कहा डीएम है, तो वो सारे स्मॉल मासेस को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, जितने पूरे बॉडी की मास है, तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ डीएम मीन्स होल मास ऑफ द बॉडी, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू, अब इसको अगर मैं एडजस्ट करता हूँ इस फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, तो देयरफॉर यू कैन राइट आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, और यही हमारा स्टेटमेंट था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का। तो स्टेटमेंट एक बार और सुन लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस is equal to sum of the moment of inertia about an axis passing through its center of mass and product of the mass of the body and square of the perpendicular distance between the parallel axes। अब हम लोग इसके बाद स्टडी करने वाले हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर हम अप्लाई कर सकते हैं लैमिनर ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, लैमिनर ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ कंसिडर करने जा रहे हैं एक प्लेन लैमिना। लैमिनर ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे ये प्लेट है, कोई प्लेट, तो ये लैमिनर ऑब्जेक्ट हो, ये 2D ऑब्जेक्ट होगा, 2D, 2 डायमेंशनल, मतलब इसमें थिकनेस नहीं होगी, थिकनेस इतनी स्मॉल होगी कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, थिकनेस इज़ वेरी स्मॉल। ये इसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशंस होंगे, एक्स, अगर एक एक्स हो गया, दूसरा वाई हो गया, जेड एक्सिस मतलब यहाँ पे थिकनेस नहीं होगी। या ये पॉसिबल हो सकता है कि ऐसे हो सकता है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस आ गए तो एक्स वाई एक्सिस हुए तो जेड मतलब परपेंडिकुलर आ जाएगा, इसकी थिकनेस निग्लिजिबल रहेगी। 2D ऑब्जेक्ट, तो 2D ऑब्जेक्ट की जब हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट में सिर्फ 2 ही एक्सिस आएंगे। जैसे मान लीजिए ये पोजीशन है, तो अगर इसको आप x मानते हो, ये x मानते हो, इसको y मानते हो, तो x और y ये दोनों एक्सिस बॉडी के अंदर आएंगे, लेकिन अगर ये तीसरी एक्सिस जो z है वो बॉडी के अंदर नहीं आएगा। अगर आप बॉडी को ऐसे करते हो, इस फॉर्म में रखते हो, तो ये y एक्सिस और z एक्सिस तो बॉडी में आ गया और ये नहीं आएगा, मतलब 2D ही आएगा, 2 डायमेंशनल होगा। अगर बॉडी को ऐसे रखते हैं तो ये x एक्सिस आ गया, ये z एक्सिस आ गया,
y इसमें नहीं आएगा, y परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाएगा। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम लैमिनर ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं, 2D ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को सुनेंगे। व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए laminar object or plane lamina about an axis passing through about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of the moment of inertia about mutual perpendicular axes intersecting at a point where perpendicular axis cuts the lamina. तो अभी जो हमने स्टेटमेंट दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिनर ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ये हो गया, ओके, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया। और इस बॉडी के प्लेन में, ये बॉडी का जो प्लेन है 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन। तो अगर आप इसको एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को एक्स एक्सिस लेते हो, इसको वाई एक्सिस लेते हो, ओके, ये जो y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस, तो ये कौन सा एक्सिस होगा? z एक्सिस होगा। दिस विल बी z एक्सिस। तो ये z एक्सिस परपेंडिकुलर हो गया इस बॉडी के प्लेन में, और इसमें जो x एक्सिस है और ये जो y एक्सिस है, ये दोनों ही एक्सिस एक दूसरे को कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और वहीं पे हमने z एक्सिस को भी ड्रा कर दिया, तो ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस दैट इज आई जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस दैट इज आई जेड इज इक्वल टू, ये आई जेड हो गया, इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई एक्स, और ये जो एक्सिस है y एक्सिस है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? आई वाई। तो ये हो गया स्टेटमेंट इस थ्योरम का। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, और कैसे प्रूफ करेंगे? किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर वह कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस है, उस बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया, मान लिया कि एक स्मॉल पार्टिकल है, और इस स्मॉल पार्टिकल का जो मास है वो dm है, ओके, और ये कौन से पॉइंट पे है? P पॉइंट पे है। तो अब इस पॉइंट का x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना होगा? x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगा, x एक्सिस के अलोंग, ये x एक्सिस हमने ले लिया है, तो x एक्सिस के जो अलोंग डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होगा? y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा, ओके, ये डिस्टेंस y एक्सिस के परपेंडिकुलर बन गया x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है। तो और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया कि x डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना है? x डिस्टेंस है, समझ रहे हैं? मतलब x एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा उस पॉइंट पर, मतलब कि y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो x होगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा y एक्सिस से। और वैसे ही x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट का? x एक्सिस से डिस्टेंस ये बनेगा, और ये डिस्टेंस है y, ओके, मतलब ये डिस्टेंस y है। एक्चुअली जो आप ये देख रहे हैं ये 3 डायमेंशनल है, ये सेम ये सिचुएशन है, ओके, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O है, और ये आपका हो गया y, ये हो गया x, ये भी y होगा, ये x होगा, ये सिचुएशन है। मतलब कि ये जो एंगल दिख रहा है आपका, ये 90 दिख रहा है, ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, इसलिए कि 3 डायमेंशन में है। अब पॉइंट O को पॉइंट P से ज्वाइंट कर देंगे, और ये डिस्टेंस हो जाएगा OP। ये कहाँ से डिस्टेंस हुआ? Z एक्सिस से ये डिस्टेंस मिल गया, और ये भी Z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। तो हम ये फाइंड करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, अगर बॉडी x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? Ix हो जाएगा, और Ix कितना होगा?
दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, जो हमने dm कंसिडर किया है, dm इंटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू दैट एक्सिस, और ये डिस्टेंस है y, तो y स्क्वायर dm हो गया, ix इज इक्वल टू वाई स्क्वायर dm। इसी तरह से आई मीन्स अगर बॉडी y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, और आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना बनेगा, x बनेगा, तो देयरफॉर x स्क्वायर dm। ओके, और अगर बॉडी z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो iz कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया iz इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल, और वो डिस्टेंस कितना है, OP है, तो देयरफॉर OP स्क्वायर इंटू dm। तो अब यहाँ पे हम OP की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और कैसे निकालेंगे, यू नो दैट OP स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखेंगे, ये कौन सा ट्रिंगल है, राइट एंगल ट्रिंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो देयरफॉर ये हाइपोटेनियस होगा, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dm। ये वैल्यू मैं ऊपर रख देता हूँ, OP स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ब्रैकेट को इसको ब्रेक करेंगे और इंटीग्रेशन साइन इसके साथ भी आएगा, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर dm। ओके, और इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dm मीन्स आई, तो दिस इज इक्वल टू आई प्लस इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर dm मीन्स आई एक्स, तो देयरफॉर आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। इसको इसी फॉर्म में मैं एडजस्ट कर देता हूँ, तो देयरफॉर आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, दैट इज a perpendicular axis, and statement, listen again, the moment of inertia of a plane lamina about perpendicular axis is equal to sum of the moment of inertia about mutually perpendicular axis which intersecting at a point where perpendicular axis cuts the lamina. So therefore Iz is equal to Ix plus Iy. Now this is one example. A flywheel is a mechanical device specifically designed to efficiently store rotational energy for a particular machine. It is in the form of a uniform 20 kg disc of diameter 20 centimeter, able to rotate about its own axis. Calculate its kinetic energy when rotating at 1200 rpm. Use pi square is equal to 10. Calculate its moment of inertia in case it is rotated about a tangent in its plane. तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखेंगे कि गिवन क्वांटिटी क्या है। फ्लाई व्हील जो है, फ्लाई व्हील ये मैकेनिकल एक डिवाइस है। फ्लाई व्हील का मतलब ये हुआ, एक आप डिस्क ले लीजिए, डिस्क, और ये जो डिस्क है ये एक एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है। दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस, और ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ये परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन, वो आपको मालूम है mr²/2 होता है। और यहाँ पे कुछ क्वांटिटी दिया भी है। डिस्क का डायमीटर, डिस्क का मास है 20 kg। मास ऑफ द डिस्क कितना हो गया, 20 kg। ओके, फॉर ए पर्टिकुलर machine it is in the form of a uniform disc 20 kg,
ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 50 सेंटीमीटर है, तो ये हाफ ऑफ द डायमीटर को रेडियस बोलते हैं और ये 25 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी व्हेन रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम, ये उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 1200 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, लेकिन यह एसआई यूनिट नहीं है, हम यहाँ पे एसआई यूनिट यूज करेंगे। इसके लिए हमारा मास जो है ऑलरेडी केजी में दिया हुआ है और जो रेडियस है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो 0.25 मीटर ये रेडियस मिल जाएगा इस फ्लाई व्हील का, जो कि डिस्क के फॉर्म में है। तो अब हमारा काम है कि जो फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसको भी एसआई में कन्वर्ट कर लें। तो 1200 आरपीएम है, तो इसको एसआई में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो रिवॉल्यूशन तो ठीक है, मिनट को हम सेकंड में करेंगे तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये 20, ये हो जाएगा 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और इसको हर्ट्ज भी बोला जा सकता है एसआई यूनिट में, और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज ऑलरेडी इन एसआई यूनिट। और पाई स्क्वायर जहाँ भी आएगा हमारे कैलकुलेशन में ये इजी कर देता है हमारे कैलकुलेशन को, इसलिए कि जहाँ पाई स्क्वायर आएगा 9.8 समथिंग आता है उसको हमको राउंड फिगर में 10 ले लेना है, इससे कैलकुलेशन हमारा ईजी हो जाएगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज रोटेटेड अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन। तो देखो ये मोमेंट ये डिस्क का प्लेन है, डिस्क का प्लेन है, इसी प्लेन में एक टेंजेंट ड्रा कर दो, ये हो गया टेंजेंट। अब ये डिस्क इस टेंजेंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उस वक्त का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, पहले पार्ट का आंसर कैलकुलेट करेंगे और फिर सेकंड पार्ट पे हम आ जाएंगे जो टेंजेंट ड्रा करके और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड कर लेंगे। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हमसे पूछा गया है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये जो डिस्क है वह सेंटर से जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पास करती है उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। मतलब कि हमारा जो फ्लाई व्हील है वह जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, दैट इज जेड एक्सिस, इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। ये फार्मूला हमको मालूम है। और मास ऑफ द फ्लाई व्हील दैट इज अ डिस्क इज 20 kg ऑलरेडी गिवन, एंड रेडियस is 0.25 meter, it is also given, and the frequency of rotation is 20 revolution per second, this is also given. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट कर लिया। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यू नो दैट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है। यहाँ आई की जगह पे आई जेड ले लेंगे, इसलिए कि ये बॉडी किसके अबाउट रोटेट कर रही है? जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे हमारा आई जेड होगा। तो देयरफॉर 1/2 और आई जेड कितना हो गया? 1/2 mr स्क्वायर। ओके, और ओमेगा स्क्वायर, यू नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, वेयर एन इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, इसका स्क्वायर हम कर देंगे। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, और यहाँ आएगा mr स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे, दिस विल बी 4 पाई स्क्वायर और n स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया। ओके, तो देयरफॉर इक्वेशन विल बी m r स्क्वायर पाई स्क्वायर और n स्क्वायर। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं m
पाई स्क्वायर और आर एन का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, आर एन का स्क्वायर। ओके, अब फिर से हम इसको वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एम की वैल्यू कितनी है, 20 kg है, 20 रख देंगे, और पाई स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो देयरफॉर 10 इंटू आर एन, आर रेडियस है और ये कितना है 0.25 और n कितना है 20, तो देयरफॉर इंटू 20 और होल का स्क्वायर कर देंगे, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 और 2 से, तो ये 5 हो जाएगा, तो देयरफॉर 20 इंटू 10 इंटू, ये जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ओके, अब इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 25, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 5000, और हमने यूनिट कौन सा यूज़ किया था, एसआई यूनिट की यूज़ किया था, तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल, तो देयरफॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल गया 5000 जूल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना मिल गया, 5000 जूल। तो पहले पार्ट का आंसर मिल गया, अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, और सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट ये कहता है कि कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज रोटेटेड अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन। अगर ये डिस्क के प्लेन के पैरेलल में हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे और इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ओके, अब ये जेड एक्सिस के अबाउट, ये जेड एक्सिस कौन सी एक्सिस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये डिस्क के फॉर्म में एज्यूम कर लीजिए कि ये सर्कुलर है, मान लीजिए डिस्क के फॉर्म है, तो ये जेड एक्सिस हो गया, ये इसके सेंटर से पास कर रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, अगर रोटेट करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस जेड एक्सिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं, और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है, यहाँ देखेंगे आप, ये वाई एक्सिस ले लिया हमने, ओके, और यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस ले लिया, तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस दोनों आपस में कैसे हुए, परपेंडिकुलर हुए, और जहाँ पे ये दोनों कट करते हैं वहीं पे जो जेड एक्सिस है वह इसको कट करता है, और जेड एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब ये तीनों ही एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तीनों एक्सिस कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे इस डायग्राम को मैं निकाल सकता हूँ, अब आप इसको देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और तीसरा ये जेड एक्सिस है, दिस इज ए एक्स एक्सिस, दिस इज ए वाई एक्सिस एंड दिस इज ए जेड एक्सिस। ओके, तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई जेड इज इक्वल टू जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जो आई एक्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ये दोनों तो सेम एक्सिस है, इसको भी हम डायमीटर बोल सकते हैं, इसको भी हम डायमीटर बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी डायमीटर ले सकते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट भी डायमीटर ले सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस दैट इज आई एक्स इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, and what is moment of inertia about y axis, that is iy is nothing but it is the moment of inertia about the diameter। तो therefore ix को भी हम id कंसिडर कर सकते हैं और iy को भी हम id कंसिडर कर सकते हैं, तो therefore this will be id plus id and this will be equal to 2id, तो therefore id that is the moment of inertia about the diameter of the disk
इज इक्वल टू आई जेड अपॉन 2। और आई जेड हमको मालूम है, आई जेड कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज हाउ मच 1/2 mr²। ये वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 mr²। ये डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अभी हमको फाइंड करना है इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो यहाँ पे अब मैं वो डायग्राम यहाँ पे निकाल रहा हूँ। मैं टेंजेंट कहीं भी ड्रा कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, ठीक है। इसको मैंने टेंजेंट मान लिया, टेंजेंट हो गया हमारा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, बिकॉज दिस इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए पॉइंट on a body and this is the moment of inertia about n axis passing through its center of mass. So therefore applying parallel axis here, तो therefore you can say इसको हम क्या ले लेते हैं, moment of inertia about a tangent, moment of inertia about a tangent that is IT। इसको हमने कह दिया this is a tangent, तो इसके about moment of inertia कितना हो गया, IT हो गया। तो IT इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, वही है जो डायमीटर है, तो इसको हम बोलेंगे ID प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। तो mr²। समझ में आया? यहाँ मैं फिर से एक बार दे देता हूँ ये स्टेटमेंट, IO इज इक्वल टू IC प्लस mh²। ये सेम स्टेटमेंट मैंने लिख दिया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वाला। अब इसको मैं यहाँ कैसे अप्लाई किया, IO क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, और हमारा एनी एक्सिस कौन सा है, टेंजेंट है, तो इसको मैंने लिख दिया IT। IC क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन दैट इज ए डायमीटर, तो इसको हमने लिख दिया ID। और M क्या है, मास ऑफ द डिस्क है, तो इसको हमने M लिख दिया। H क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस, और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क है, तो दैट इज r²। अब यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो देयरफॉर ID की वैल्यू रख देंगे। ID कितना निकाला हमने, mr²/4 mr²/4 प्लस mr², ओके, इक्वल टू 4। तो mr² प्लस यहाँ 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4mr², ओके। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट इज इक्वल टू मिल गया हमको 5/4 mr²। अब इसमें गिवन वैल्यूज़ को, जो डेटा हमारे पास है उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। डेटा क्या है, r दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 5/4 इंटू m दैट इज 20 kg। सबको SI यूनिट में रखेंगे। r कितना है 0.25, तो 0.25 का स्क्वायर कर देंगे, ओके। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 4 से कट करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, 5 × 5 25 इंटू 0.25 का स्क्वायर कर दो, 0.25 का स्क्वायर, तो आपको ये डेटा मिल जाएगा 1.6 थ्रू 1.5625 kg meter square. This is the moment of inertia about an axis that is a tangent in the plane of the disk. Thank you.